नमस्कार साथियों, विद्या क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग स्पेशल सेशन की 10वीं क्लास के बारे में और जानते हैं कि आज के सेशन में हमें किस प्रकार के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपके बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और आप अपने प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आइए जानते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कौन सा रहने वाला है। देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है कि कमल तथा लक्ष्मण दो सगे भाई है, ओम तथा प्रेम एक दंपति है, नंदिनी कमल की पुत्री है, लक्ष्मण प्रेम का पिता है, लक्ष्मण की पत्नी चंचला है, कमल की मां का नाम मधु है तथा ओम लक्ष्मण का दामाद है, दया ओम की पुत्री है। बताइए नंदिनी जो है वो दया के कौन लगती है। साथियों, क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है और हमने जाना है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कभी भी एक साथ पढ़ने की गलती हमें नहीं करनी है। हमें एक एक लाइन देखनी है और एक एक लाइन का डायग्राम बनाना है और उसके आधार पर हमारी क्वेश्चन की स्थिति क्लियर होने वाली है। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन की इन लाइनों का डायग्राम किस प्रकार बनेगा। सबसे पहले कहा कमल तथा लक्ष्मण दो सगे भाई है। कमल और लक्ष्मण दोनों भाई है और दोनों भाई है तो इनका डायग्राम कैसे बनाएंगे अपन। यहां लिख देंगे हम कमल को, ये कमल लिख दिया, ठीक है। और कमल का भाई कौन है, तो कमल का भाई कौन है तो हम कहेंगे कमल का भाई है लक्ष्मण, तो यहां पर हम लक्ष्मण लिख देंगे। चलो ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, भाई हो गए, ठीक है। एक पीढ़ी के भाई लिख दिए, ठीक है। आगे कहा जा रहा ओम तथा प्रेम एक दंपति है। अब मैंने बताया था आपको कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में जब कोई हम डायग्राम बनाते हैं और उस डायग्राम को अगर अगली लाइन को हमें इसमें कंटिन्यू करना होता है तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जहां जो अगले व्यक्ति हमें दिए जा रहे हैं ओम तथा प्रेम, क्या ओम और प्रेम दोनों में से कोई एक व्यक्ति यहाँ पर है क्या है, तो आप इस लाइन को कंटिन्यू कर दो इस डायग्राम में, और नहीं है तो फिर थोड़ी देर के लिए इस लाइन को हमें स्किप करना पड़ेगा। हमने देखा ओम इसमें नहीं है, प्रेम इसमें नहीं है, तो थोड़ी देर के लिए इस लाइन को छोड़ दो। हमें ध्यान रखना है कि हमने एक लाइन को छोड़ा है। आगे देखें, आगे का नंदिनी जो है कमल की पुत्री है। बताओ नंदिनी और कमल दोनों में से एक यहाँ पे आ रहा है कि हाँ कमल आ रहा है, तो कमल की पुत्री कौन है, नंदिनी है, तो कमल की पुत्री यहाँ लिख देंगे। और कौन है, नंदिनी है, तो ये नंदिनी अपन ने यहाँ पे लिख दिया। चलो ठीक है, आगे क्या कहता है, लक्ष्मण प्रेम का पिता है। लक्ष्मण प्रेम का पिता है, लक्ष्मण और प्रेम दोनों में से हाँ लक्ष्मण आ रहा है। ये जो लक्ष्मण है किसके पिता है, प्रेम के पिता है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे किसको, प्रेम को लिख देंगे, प्रेम लिख दिया। चलो ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे हमें एक बात कही जा रही है। अब देखो आपने एक लाइन छोड़ी थी और लाइन क्या छोड़ी थी, ओम तथा प्रेम एक दंपति है, और मैंने कहा था इन दोनों में से कोई एक यहां आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को या उस लाइन को आप यहां कंटिन्यू कर सकते हो। हमने कहा ओम तथा प्रेम एक दंपति है, तो क्या बताइए यहाँ ओम और प्रेम दोनों में से कोई एक आ रहा है क्या, हाँ बिल्कुल प्रेम आ रहा है। और प्रेम और ओम क्या है, दंपति है। दंपति का मतलब ये दोनों आपस में मैरिड है, तो यहाँ पर लिख देंगे किसको, ओम को लिख देंगे। ये ओम लिख दिया और इन दोनों को अपन राउंड में कर देंगे ताकि हमें पता रहे कि ये पति पत्नी है, ये आपको ध्यान रखना। चलो ठीक है, अब आगे क्या कहा जाए, लक्ष्मण की पत्नी चंचला है। लक्ष्मण की पत्नी चंचला, लक्ष्मण कहां पर है, लक्ष्मण यहाँ पे है, तो लक्ष्मण की पत्नी इधर आ जाएगी और यहाँ कौन आ जाएगी, चंचला आ जाएगी, तो ये अपन ने चंचला को लिख दिया, ठीक है। और इन दोनों को राउंड में कर देंगे ताकि दोनों पति पत्नी हो जाए, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्या कहा जा रहा, कमल की माँ का नाम मधु है। कमल की माँ का नाम मधु है, कमल ये रहा और कमल की माँ ऊपर आ जाएगी और ऊपर आ जाएगी और माँ का नाम क्या है, तो इसने कहा कमल की माँ का जो नाम है वो है मधु, तो यहाँ पर लिख देंगे मधु, ये मधु लिख दिया। चलो ठीक है, आगे कहा जा रहा है ओम जो है लक्ष्मण का दामाद है। ओम किसका दामाद है, लक्ष्मण का दामाद है। तो देखो लक्ष्मण प्रेम, हाँ प्रेम का हस्बैंड कौन हो गया, ओम, तो दामाद हो गया और ये इसकी क्या हो गई, पुत्री हो गई, जो ऑलरेडी हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आगे क्या, दया ओम की पुत्री। दया किसकी पुत्री है, ओम की पुत्री, तो ओम यहाँ पे है तो यहाँ बना दीजिएगा किसको, दया को, ये दया लिख दिया, ये दया ओम की पुत्री हो गई, ठीक है। बस हमारा ये जो हमें इतनी लाइनें दी गई, इन सभी लाइनों का एक डायग्राम बन गया, एक फैमिली ट्री बनकर तैयार हो गया। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बताइए नंदिनी दया के क्या लगती है। ये जो नंदिनी है ये दया के क्या लगेगी, मतलब दया इस नंदिनी को क्या कहेगी, तो हम देखते हैं। दया पहले इसको कहेंगे पिताजी, पिताजी की पत्नी माताजी, और माताजी के ये कौन है, पिताजी, बोले तो माताजी के पिताजी नाना जी हो गए, है ना। और नाना जी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आता है नाना जी का भाई, छोटे नाना जी, बड़ा नाना जी, कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर आ रही है नंदिनी, कौन आ रही है, नंदिनी आ रही है। इसका मतलब आप सोचो ये इस दया की माँ की जनरेशन की है, और माँ की जनरेशन की मतलब ये इन दोनों के क्या हो गया, रिश्ता बहन का रिश्ता हो गया। सगी बहन नहीं है लेकिन इन दोनों के बीच में बहनों का रिश्ता हो गया। और माँ की जो बहन होती है बताइए वो क्या लगती है, मौसी लगती है, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया जा रहा है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर ये जो नंदिनी है ये पिताजी की
आपको पता बहन होती तो हम वो आंसर दे देते। तो यहाँ पर माताजी की बहन आ रही है और माताजी की बहन है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मौसी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। आइए जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा मिलने वाला, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, राम, श्याम तथा मोहन को किसी एक निश्चित समय में किसी स्थान पर मिलना था। तीन व्यक्ति है, राम, श्याम और मोहन, और इन तीनों को कोई एक निश्चित समय था जहां इनको मिलना था। अब आगे क्या कंडीशन दी जा रही है, क्या कहा जा रहा है, राम उस स्थान पर ठीक 9 बजे पहुंचा, जहां मिलना है उस स्थान पर राम कितने बजे पहुंच गया, 9 बजे पहुंच गया। आगे कह रहा, श्याम जो है राम के 25 मिनट बाद आया। श्याम की भी कंडीशन दी जा रही है, जब राम वहां पहुंच गया उसके 25 मिनट बाद में कौन आया, श्याम आया। मोहन से राम 45 मिनट पूर्व ही पहुंच गया था। अच्छा, मोहन से राम, राम जब पहुंचा, जिस समय पहुंचा वो मोहन के आने से 45 मिनट पूर्व का समय था। चलो ठीक है, आगे क्या कह रहा है, मोहन निर्धारित समय से 25 मिनट विलंब से पहुंचा। अब निर्धारित समय जो इनका मिलने का निर्धारित समय था, इतने बजे आपको मिलना है, और उससे भी आपको पता होगा मोहन जो है उस समय से भी 25 मिनट लेट पहुंचा था, विलंब से पहुंचा था। तो फिर बताइए तीनों के मिलने का सही निर्धारित समय क्या था, ये आपको बता रहा है। तो आइए जानते हैं, व्यक्ति कितने हैं, 3 हैं, और 3 व्यक्ति में एक राम है, एक श्याम, एक मोहन है। किसी निश्चित समय पर किसी स्थान पर मिलना तय हुआ, ठीक है। राम उस स्थान पर ठीक 9 बजे पहुंचा, तो राम का समय क्या रहा, तो हम कहेंगे राम पहुंच गया था ठीक कितनी बजे, 9 बजे पहुंच गया था। ये राम 9 बजे पहुंच गया, ठीक है। आगे कहा जा रहा है, श्याम राम के 25 मिनट बाद आया। श्याम जो राम के 25 मिनट बाद आया, राम के भी बाद आया, इसका मतलब श्याम को अपन यहां लिख देते हैं, और श्याम का जो समय निकल के आएगा वो 25 मिनट बाद में, राम 9 बजे पहुंचा तो ये 25 मिनट बाद आया, इसका मतलब कितनी बजकर कितने मिनट पर आया, 9:25 पर आया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है, श्याम राम के 25 मिनट बाद आया, ठीक है। मोहन से राम 45 मिनट पूर्व ही पहुंच गया। मोहन से एक व्यक्ति और है, मोहन, यहां पर मोहन को लिख देते हैं, ये मोहन लिख दिया, और मोहन से राम जो है 45 मिनट पहले पहुंच गया था। अब हमें इसका पता नहीं है टाइम, लेकिन ये पता है कि ये राम से 45 मिनट बाद में आया था। तो राम का हमें समय पता है कितना, 9 बजे आया था, और ये 45 मिनट बाद आया था, तो बोलो कितना आया, 9:45 पे आया था। ये आपको ध्यान रखना, कितने में आया, 9:45 मिनट, क्योंकि इसने कहा कि राम जो है वो मोहन से 45 मिनट पूर्व पहुंच गया था। तो राम यहाँ पे है और मोहन यहाँ पे, इससे 45 मिनट पूर्व मतलब 9 बजे पहुंच गया था। अब आगे क्या कहा जा रहा है, मोहन निर्धारित समय से 25 मिनट विलंब से पहुंचा था। मोहन जो है वो निर्धारित समय, मोहन का समय निकल के आ गया 9:45 है, लेकिन ये जो 9:45 का आया था ना, ये उसके निर्धारित समय के भी 25 मिनट बाद का समय है। इसका मतलब आप क्या करेंगे, इस 9:45 में से आपका समय माइनस कर देंगे, और कितना माइनस कर देंगे, 25 माइनस कर देंगे, क्योंकि 25 मिनट लेट का समय था, इसका मतलब 25 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9:45 में से 25 गए तो कितना आ जाएगा, 9:20 आ गया। इसका मतलब इन तीनों का जो मिलने का निर्धारित समय था वो 9:20 का था, है ना, और इससे वो 25 मिनट लेट आया था, इससे हमारा समय निकल के आ गया, और हमें ऑप्शन में दिया जा रहा है 9:20। क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि बताओ तीनों का मिलने का निर्धारित समय क्या था, तो निर्धारित समय आ गया हमारा 9:20। ये आपको ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की जानकारी लेते हैं, कौन सा होता है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, अगला क्वेश्चन जो दिया जा रहा है वो दिया रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गा मा पा का अर्थ है खूब खाना चाहिए, ठीक है। आगे कह रहा, और मा ला टा का अर्थ है उसे पढ़ना चाहिए, और ना टा गा का अर्थ है खाना और पढ़ना। तो बताइए उसे शब्द किस अक्षर के लिए प्रयुक्त हुआ, उसे शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया। तो आप जानते हैं कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, और कोडिंग डिकोडिंग में देखो हमें यहाँ पे 1 2 3 अक्षर मिल रहे हैं, और 3 अक्षरों के लिए 1 2 3 शब्द मिल रहे हैं। आगे देखा 1 2 3 अक्षर, इसके लिए 1 2 3 शब्द मिल रहे हैं। आगे 1 2 3 अक्षर और उसके लिए 1 2 3 शब्द मिल रहे हैं, मतलब हर अक्षर के लिए एक शब्द कोड के रूप में आ रहा है, या ऐसे कहो कि हर शब्द के लिए एक अक्षर कोड के रूप में आ रहा है। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि गा मा पा, ये लिख दिया हमने गा, और आगे कह रहा है मा, और आगे कह रहा है पा। इन तीनों अक्षरों के लिए उसने क्या कोड किया वो अपन लिखते हैं। इन तीनों अक्षरों के लिए इसने कोड किया है कि इसका अर्थ होता है खूब, ये लिख दिया खूब। आगे कह रहा है खाना, आगे लिख दिया खाना, और फिर कह रहा है चाहिए, तो ये लिख दिया हमने खाना चाहिए। चलो ठीक है, खूब खाना चाहिए लिख दिया। आगे क्या कह रहा है, आगे हमें कहा जा रहा है मा ला टा, ये लिख दिया हमने मा, आगे लिख दिया ला, और फिर लिख दिया हमने टा। और इसका अर्थ जब हमसे पूछा जा रहा है तो इसका अर्थ हमें कैसे देना है, तो यहाँ कहा जा रहा है कि उसे पढ़ना चाहिए। इस शब्द का अर्थ वो दे रहे हैं उसे, ये लिख दिया उसे। आगे पढ़ना, तो ये पढ़ना लिख दिया, और फिर कह रहे हैं चाहिए, तो ये चाहिए लिख दिया, ठीक है।
अब अगली लाइन में क्या कहा जा रहा है वो देखते हैं। अगली लाइन में हमें एक बात कही जा रही है कि ना टा गा का अर्थ है खाना और पढ़ना। ना टा गा का अर्थ क्या है, तो यहां लिख दिया अपन ने ना, इधर टा और इधर गा, और इनका अर्थ क्या बताया जा रहा है, तो यहां बताया जा रहा है खाना और पढ़ना। तो ये लिख देते हैं अपन यहाँ पे खाना और पढ़ना। खाना और पढ़ना लिखते ही हमारे क्वेश्चन की स्थिति क्लियर हो जाएगी, है ना। तो ये लिख दिया खाना, और कह रहा है कि खाना और पढ़ना, खाना और पढ़ना। चलो ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा रहा, आपसे क्वेश्चन पूछा तो बताइए उसे शब्द के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उसे शब्द के लिए कौन सा कोड होगा हमारे। अब आप देखिएगा इधर तो हमें शब्द नहीं दिया जा रहा, अक्षर दिए जा रहे हैं। इधर शब्द दिया है, इसमें कहीं भी उससे है क्या, नहीं है। उससे, इसमें उससे है, ठीक है। इसमें है क्या, नहीं है। तो जब आपका ये शब्द जो है वो एक लाइन में आ रहा है तो निश्चित है कि इसका कोड भी एक ही लाइन में आएगा, और वो भी कौन सी, उस लाइन में जिसमें शब्द आ रहा है। तो शब्द सेकंड लाइन में आ रहा है तो ये भी आपका एक अक्षर, ऐसा अक्षर देखो जो सेकंड लाइन में आए, केवल और केवल, ठीक है। हमने देखा माँ, माँ तो देखो यहां पर भी है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब शब्द एक जगह आ रहा है तो इसका कोड दो जगह नहीं आ सकता है। फिर हमने देखा ला, ला यहां है, नहीं है, ला यहां नहीं है, एक बार के लिए आंसर ला हो सकता है। और फिर देखो यहाँ पे है टा, और टा इसमें भी नहीं है और टा इसमें है, तो दो जगह आ गया, मतलब आंसर जब उसे शब्द एक जगह आ रहा है तो उसका कोड भी एक जगह आना चाहिए। तो केवल ला ही ऐसा शब्द अक्षर है जो केवल एक ही जगह आ रहा है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होता है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। इनमें से सी बेटा है ए तथा बी के बीच में, सी जो है वो ए और बी के बीच में बेटा है। डी के दाहिनी ओर कोई नहीं बेटा है, जबकि ई बेटा है ए के दाहिनी ओर। बताइए कि ठीक बीच में कौन बेटा है। ये 5 व्यक्ति है और 5 व्यक्तियों को ये उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बिठा रहे हैं। तो 5 व्यक्तियों को अपन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बिठाते हैं कि एक व्यक्ति यहां पे आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां व्यक्ति बिठा दिया। चलो ठीक है, 5 व्यक्ति को हमने बिठा दिया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, इनमें से सी और ए के बीच में बैठा, सी जो है ए और बी के बीच में बैठा। तो अब आप मुझे बताओ सी और ए बी की कंडीशन तो ऐसे हो सकती है कि सी ए और बी के बीच में आएगा, लेकिन ये कंडीशन ऐसे भी तो हो सकती है ना। ये कंडीशन ऐसे भी, कौन सी सही है हमें पता ही नहीं है। चलो ठीक है, इतना भी पता हो जाता तो उसके बाद में ये 5 व्यक्ति में इनको बिठाए कहां पर, यहां बिठाए, यहां बिठाए, यहां बिठाए, ये भी क्लियर है, इसलिए इस लाइन को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। आगे कह रहा डी 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 जो है के दाहिनी और कोई नहीं बेटा। हाँ ये चीज फिक्स है कि डी के दाहिनी और कोई नहीं बेटा। मान लो मैं डी को यहां बिठा दूं तो इसके दाहिनी और कोई आ जाएगा, यहां बिठा दूंगा तो आ जाएगा, यहां बिठाऊंगा तो आ जाएगा, यहां बिठाऊंगा तो आ जाएगा। तो फिक्स बात है कि डी को तो हमें एक जगह बिठाना पड़ेगा, और वो जगह कौन सी है, तो ये कहेंगे ये, यहां डी को हम बिठाएंगे तो इसके दाहिनी और कोई नहीं है, फिक्स है। तो अब यहां से हमें इस क्वेश्चन का बेस मिल चुका है, और यहां से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं कि डी बिल्कुल दाहिनी ओर है, इसके दाहिनी और कोई नहीं बैठा है, तो कोई नहीं बैठा। अब वो जो भी व्यक्ति बैठेंगे वो इधर बैठेंगे। चलो ठीक है, जबकि ई बेटा है ए के दाहिनी ओर, ए के दाहिनी ओर बेटा है कौन, तो ए का दाहिनी ओर हो जाएगा इधर, और इधर कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा, ठीक है। अब एक लाइन छोटी थी आपने, सी ए और बी के बीच में बैठा। अब देखो ए यहाँ पे है तो इधर तो अपन जा नहीं सकते हैं, तो इधर बिठाओ आप बी को, किसको बिठाओगे, बी को, और इसके बीच में कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा। आपने कहा ना सी ए और बी के बीच में बैठा है। अब तो टोटल लड़के कितने, 5, 5 में से एक ऑलरेडी बैठा है, 4 का बैठने का क्रम भी आ गया, तो इसको ऐसा कैसा यहाँ उठाओ और यहाँ ले जाओ, यहां लिख दो बी को, यहां सी को, यहां ए को, और यहां लिख दो ई को। ये पूरा मामला जम गया। अब एक बार हम पढ़कर देख लेते हैं। देखो इनमें कह रहा सी बेटा ए और बी के बीच में, सी जो है ए और बी के बीच में बेटा, बिल्कुल बेटा, ठीक है। आगे कह रहा डी के दाहिनी और कोई नहीं है, हाँ डी के दाहिनी और कोई नहीं है, जबकि ई बेटा ए के दाहिनी और, ई बेटा हाँ ए के दाहिनी और बेटा, ठीक है। तो बताइए ठीक बीच में कौन बेटा है, तो बताओ इन तीनों में, 5 में सबसे बीच में कौन बेटा है, ए बेटा है, और हमारा ए कहां पे आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा आएगा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, नीचे दिए गए शब्दों का तार्किक रूप से जमाने पर कौन सा क्रम सही होगा। इन शब्दों को अगर आप तार्किक रूप से जमाते हो तो विकल्पों में से कौन सा क्रम इसका सही सटीक बैठेगा, ये बताना आपको। तो देखते हैं, एक शब्द दिया है ना छाछ, दूसरा दही, तीसरा मक्खन, चौथा दूध, 5वां घी और छठा दिया गया गाय। तो देखिएगा ये सारे शब्द आपके जाने पहचाने लग रहे होंगे, सब चीजों की एक प्रोसेस होती है, और प्रोसेस किस क्रम में होती है कि सबसे पहले क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, वो प्रोसेस आपको देखनी है। तो देखते हैं दही, घी, छाछ, मक्खन, ये सब एक ही क्रिया ही होती है, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस अलग अलग होती है। तो देखते हैं सबसे पहले कि इनमें से सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले गाय होगी। चलो ठीक है, गाय को नंबर कितने देंगे, 1। गाय से क्या निकलेगा इनमें से, तो गाय से दूध निकलेगा, ये दूध निकल गया, चलो ठीक है।
गाय से दूध निकलने के बाद में दूध को क्या करेंगे, जमाएंगे, जमाएंगे तो क्या बन जाएगा, दही बन जाएगा। और दही बनने के बाद में दही को क्या करेंगे, मथेंगे, और मथेंगे तो आपको पता क्या बन जाएगी, छाछ बन जाएगी। और जैसे ही छाछ बनेगी तो उस छाछ के ऊपर क्या आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा। और मक्खन को जब हम गरम करेंगे तो मक्खन क्या बन जाएगा, घी बन जाएगा। ये हमारी प्रोसेस हो गई। तो आइए जानते हैं सबसे पहले नंबर पे कौन सा आ रहा है। पहले नंबर पे आ रहा है, इसका नंबर कितने, 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा सबसे पहला 6। दूसरे नंबर पे देखा, दूसरे नंबर पे ये आ रहा है, इसके नंबर कितने हैं, 4, ये 4 लिख दिया। तीसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे नंबर पे ये, इसके नंबर कितने हैं, 2, ये 2 लिख दिया। चौथे नंबर पे कौन आएगा, ये, इसके नंबर कितने हैं, 1, ये 1 लिख दिया। पांचवें नंबर पे कौन आएगा, पांचवें नंबर पे आएगा मक्खन, है ना, और मक्खन के नंबर कितने हैं, 3 है। और छठे नंबर पे आता है घी, घी के नंबर कितने हैं, 5 है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल के आ गया 642 135। बताइए कहां पे है, 642 135 नहीं है, 642 ठीक था, लेकिन 315 गए गलत होगा। 642 135 बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन कौन सा मिलेगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है DKM FJP HIS JHV, 3 अक्षरों का एक पेयर दिया जा रहा है एक सीरीज के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में। और उसका अगला जो पेयर होगा वो कौन सा होगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा आएगा। तो 3 अक्षर तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या क्या इसमें चेंजेज हो रहे हैं। डी से इसने लिखा एफ, इसका मतलब डी के बाद में ई को छोड़कर एफ लिख दिया, एक अक्षर छोड़ा जा रहा है। एफ के बाद में जी को छोड़कर एच लिख दिया, एच के बाद में आई को छोड़कर जे लिख दिया, जे के बाद में आप भी के को छोड़कर क्या लिख दो, एल। तो पहली बात तो देखो एल में कहां मिल रहा है आपको, एल न तो यहां, न यहां, न यहां। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन फिर भी चेक करते हैं, एक आइडिया मिल गया आंसर ही होगा, लेकिन सही है गलत है इसको और थोड़ा प्रूव कर लेते हैं। देखिएगा के बाद में आ रहा जे, जस्ट पिछला अक्षर दिया जा रहा है, जे से जस्ट पिछला आई दिया जा रहा है, आई से जस्ट पिछला एच, तो एच से जस्ट पिछला कौन सा होता है, जी होता है। तो बिल्कुल सही बात है, जी आ रहा है। अगला अक्षर कौन सा होगा, तो देखते हैं। एम के बाद में क्या जा रहा है, पी होगा। इसका एम क्या है, एन ओ को 2 अक्षरों को छोड़ा जा रहा है, तीसरा लिखा जा रहा है। पी के बाद में देखो क्यू, आर को छोड़ा एस लिख दिया, एस के बाद में टी और यू को छोड़ा वी लिख दिया, और वी के बाद में डब्ल्यू एक्स को छोड़ो वाई आ जाएगा। और बताओ कहीं ऑप्शन में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से असंगत या फिर बेमेल का चयन कीजिए। ठीक है कि हमें कुछ पेयर दिए जा रहे हैं 4 ऑप्शन के रूप में, है ना, और उनमें से एक पेयर ऐसा है जो उन तीनों से बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, असंगत है या बेमेल है, और उसी का हमें चयन करना। आइए जानते हैं क्या इनमें संबंध है। कुत्ता एक जीव है और कुत्ता को कह रहा है भौंक रहा है, कुत्ता का भौंकने से क्या संबंध है, अरे तो भौंकना जान रखना किसी जीव की आवाज होती है ना, तो कुत्ता की आवाज क्या कहलाती है, भौंकना कहलाती है। चलो ठीक है, तो जीव और उसकी आवाज का शायद इसमें कुछ लॉजिक दिया जा रहा है, लेकिन चेक करना पड़ेगा। आगे कह रहा है गधा, और गधा रेंकना, हाँ सही बात है, गधा जो रेंकता है उसकी आवाज क्या कहलाती है, रेंकना कहलाती है। गधे की आवाज क्या कहलाती है, रेंकना कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा मेमना मिमियाना, सही बात है कि मेमता की जो आवाज होती है वो मिमियाना कहलाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो इधर भी आवाज, इधर भी आवाज, इधर भी आवाज। और आगे कह रहा घोड़ा, और घोड़ा को कहा जा रहा है दौड़ना, दौड़ना नहीं साहब, दौड़ना एक क्रिया होती है, ध्यान रखना। घोड़ा की जो आवाज होती है वो होती है हिन हिनाना, क्या होती है, हिन हिनाना। इसका मतलब यहाँ हिन हिनाना न देकर दौड़ना दे दिया, इसका मतलब घोड़ा का दौड़ना से आवाज से रिलेटेड नहीं है, है ना, घोड़ा की आवाज होती है हिन हिनाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन इस बात को बतलाता है कि आपको हर जीव जंतुओं की आवाज भी आपको पता रहना चाहिए, ये ध्यान रखना आपको। आगे जानते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होता है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया जा रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, अच्छा जहां प्लस आता है उसका अर्थ आपको गुणा समझना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि इंटू का अर्थ भाग, जहां भी मल्टीप्लाई का साइन दिखे उसका अर्थ आपको डिवाइड समझना है। ठीक है, आगे कह रहा है माइनस का अर्थ जोड़ना है, हाँ जहां भी आपको माइनस मिले उसका अर्थ प्लस करना होता है, और जहां डिवाइड मिले उसका अर्थ क्या मिलता है, घटाना। तो निम्नलिखित समीकरण में से क्या उत्तर आएगा। तो पहले तो चिन्ह चेंज करने की बात की जा रही है और उसके बाद में समीकरण का मान पूछा जा रहा है। तो आइए जानते हैं समीकरण का मान क्या होगा। तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले में दिया जा रहा है 20, आगे दिया जा रहा माइनस, इसके बाद में 8, इसके बाद में मल्टीप्लाई, फिर 4, फिर डिवाइड, और इसके बाद में प्लस, और उसके बाद में 2, और आगे कहा जा रहा है, बताइए क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा। तो समीकरण एजीटी जब अपने लिख लिया, अब जानते हैं इसका चिन्ह किस प्रकार चेंज करना है। तो जैसे जैसे बता रहा चिन्ह चेंज करो, है ना, 20 ऐसे कैसा लिख देंगे। बताओ माइनस को क्या कोड कर रहा है, माइनस को कह रहा है, माइनस का अर्थ होता है जोड़ना, क्या होता है, जोड़ना। तो आप माइनस की जगह प्लस लिख दीजिएगा। बताओ इंटू, इंटू का अर्थ क्या कह रहा है, भाग देना, ये भाग लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अच्छा बताओ भाग का अर्थ क्या होता है, भाग का अर्थ होता है घटाना, ये घटाना लिख दिया। और फिर कह रहा है प्लस, प्लस का अर्थ क्या होता है, इंटू करना, ये इंटू लिख दिया, और आगे लगा देंगे अपन क्वेश्चन मार्क, ये ध्यान रखना। ठीक है,
तो पहला काम चिन्ह चेंज करना था, कर दिया था। अब दूसरा अपने को लगाना है ना कि सबसे पहले डिवाइड, फिर हमें मल्टीप्लाई, फिर हमें है ना जोड़ना, फिर हमें घटाना है। तो सबसे पहले हमें भाग देना है, और भाग दिया तो देखो है ना, भाग दिया तो 4 का भाग दिया 8 में, और भाग देना है सबसे पहले हमें भाग देना है, और भाग देंगे तो इस प्रकार देंगे, 4 का भाग दिया 8 में कितनी बार गया, 2 बार, 2 प्लस के आ गए, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, और 6 किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। फिर हम जोड़ेंगे, बताओ 20 और 2 कितने होता है, 22 होते हैं। और फिर घटाएंगे, बताओ 22 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, 16 बचेंगे। बोलो ऑप्शन में कहीं भी आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। अच्छा, निम्नलिखित शब्द कुछ 5 शब्द में दिए जा रहे हैं, इन 5 शब्दों को आपको डिक्शनरी क्रम में जमाना, कहने का मतलब है ना अंग्रेजी वर्णमाला ऑर्डर में जमाना आपको, ठीक है। तो देखते हैं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको शुरुआती अक्षर देखना। इधर भी देखो ई ए, ठीक है, इधर भी ई ए, इधर भी ई ए, इधर भी ई ए, और इधर भी ई ए। मतलब सबसे ज्यादा पांचों के अंदर जो कॉमन अक्षर आ रहे हैं वो शुरुआत के 2 लेटर कॉमन आ रहे हैं। इन कॉमन को आप काट दीजिएगा, इनका कोई अर्थ नहीं है। या आप ऐसा कहो कि इन कॉमन के बाद में तीसरा अक्षर कौन सा आ रहा है उसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, और हाईलाइट करते हैं अपने एक राउंड के रूप में। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, इनको भी हाईलाइट कर देते हैं, और जो भी हाईलाइट किए जा रहे हैं अब केवल और केवल इनसे ही हमारा आंसर निकलने वाला है। तो हाईलाइट बोले 5 राउंड दिख रहे हैं, इन 5 राउंड में जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं उनमें से आपको पता लगाना है कि ये 5 राउंड के जो अक्षर आ रहे हैं उसमें पहला कौन सा आएगा। तो सबसे पहले देखो, यहाँ जी है, यहाँ आर है, यहाँ सी है। बताओ जी पहले आता है, आर पहले आता है, सी पहले आता है, हम कहेंगे सी पहले आता है। तो ध्यान रखना, इन 5 में से सबसे पहला कोई शब्द होगा तो वो होगा इच। मतलब डिक्शनरी क्रम में जमाएंगे सबसे पहले हमें ये शब्द दिखाई देगा, इसका मतलब इसका हिसाब हो गया। आगे देखो, अब एक जगह जी है, एक जगह आर है। बताओ जी पहले आता है, आर पहले आता है, जी पहले आता है। अब समस्या है कि जी कितनी जगह आ रहा है, 2 जगह आ रहा है। तो 2 जगह आ रहा है तो आप ये मान के चलो दूसरा तीसरा इन दोनों में से कोई होना है। तो हम देखते हैं, यहां भी जी, यहां भी जी, तो फिक्स बात है यहां भी जी और यहां भी जी, ये आपको देखना है। तो अब आपको क्या करना है कि इस जी का तो हमें पता नहीं, कि क्योंकि दोनों बराबर आते हैं। अब अगला अक्षर बताएगा पहले कौन आएगा, इधर एल इधर ई, तो फिक्स बात है ये 2 नंबर पे आएगा और ये 3 नंबर पे आएगा। मतलब इन दोनों तीनों शब्दों का आपका हिसाब हो गया। अब लास्ट बच रहा है आपके 2 शब्द, एक तो ईयरली और एक बचता है अर्थ, है ना, इसमें देखना। अब यहां भी आर, यहां भी आर, ये दोनों पहले आएंगे, दोनों ही बराबर आएंगे। अगला अक्षर बताएगा इधर एल इधर टी, तो पहले कौन आएगा, एल आएगा। कितने नंबर पे, 4 पे, और इसके बाद में यहां आ जाएगा 5 नंबर पे। ये ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें आंसर कैसे निकालना देखते हैं। जमाया तो सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है वो देखना। सबसे पहले हमें मिला ये वाला, इसके नंबर कितने हैं, 5 है। जमाया तो दूसरा है, ये इसके नंबर कितने हैं, 3 है। जमाने पर तीसरा कौन सा है, ये इसके नंबर कितने हैं, 1 है। और जमाने पर चौथा, ये इसके नंबर कितने हैं, 4 है। और जमाने पर पांचवा, ये इसके नंबर कितने हैं, 2। हमारा आंसर हो जाएगा 53,142। कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, 53,142 बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन डी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने इन शब्दों को वर्णमाला क्रम में जमाया और उसका क्रम कौन सा सही होगा, तो होगा डी होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, दिनेश ने अक्ष स्थान से उत्तर की ओर 100 किलोमीटर चलना प्रारंभ किया, 100 मीटर चलना प्रारंभ किया। फिर वह दाहिनी ओर घूमकर 200 मीटर चला। 25 मिनट विश्राम करने के बाद दिनेश उस स्थान से 100 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 200 मीटर चला। अंत में बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलने के बाद वह अपने गंतव्य स्थान वाई तक पहुंचा, है ना। तो बताइए एक्स से वाई की दूरी कितनी, एक्स से वाई की दूरी कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका डायग्राम बनेगा, कैसे बनेगा। दिनेश ने एक्स स्थान से उत्तर की ओर चलना प्रारंभ किया, ये बना देते हैं अपन, ये स्थान में लिख देते हैं एस, और इधर चला दिनेश, ये बना दिया दिनेश को, है ना। और दिनेश कितना चला इधर, तो हम कहेंगे 100 मीटर चला, ये 100 मीटर चला तो ये चला दिया 100 मीटर, ठीक है। आगे कह रहा है उसके बाद में वो दाहिनी ओर मुड़ा। देखो यहाँ ऊपर चला तो दाहिनी का मतलब होता है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में घूमना है, तो आप इधर घूम जाओ, ये घुमा दिया। और कितना घूमना है, तो ये कह रहा है 200 मीटर, ये 200 मीटर यहाँ पे चला दिया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, 25 मिनट विश्राम करने के बाद, चलो यहाँ विश्राम कर लिया 25 मिनट, उसके बाद दिनेश उस स्थान से 100 मीटर उत्तर की ओर चला। मतलब यहाँ विश्राम करने के बाद यहाँ से उत्तर की ओर चला, तो उत्तर की ओर इधर ही चलेंगे अपन, ये चला दिया उत्तर की ओर। कितना मीटर चला, 100 मीटर चला, या 100 मीटर चला दिया, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 100 मीटर उत्तर की ओर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा। अब बाईं ओर का मतलब यहाँ देखो, आप इधर मुड़ोगे तो क्लॉकवाइज जो घड़ी की दिशा में
बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो अब आपको इधर मुड़ना है ना, और इधर मुड़ा तो इधर मुड़ गए, ठीक है। और मुड़ने का जो कितना चलना है, 200 मीटर चलना है। ये दूरी आपको बताएगी कि आप यहाँ रहोगे, यहाँ जाओगे, इसके बराबर आओगे, तो ये क्या 200 मीटर, मतलब ये 200 मीटर तो ये भी 200 मीटर हो जाएगा, आपको यहाँ तक आ जाना है, ठीक है। यहाँ तक आ गए, और ये कितना मीटर है, 200 मीटर, तो 200 मीटर लिख दिया, ठीक है। आगे क्या करा, अंत में बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब इधर जा रहे हैं, इधर जाओगे तो क्लॉकवाइज हो जाएगा, जो कि दायां होता है। अब आपको बाईं ओर मुड़ना एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इधर मुड़ जाओ, कितने मीटर चलना है, 10 मीटर चलना है, तो ये 10 मीटर चला दिया यहाँ पे, ये बात आपको ध्यान रखना। चलो क्लियर आता है। और यहाँ आकर वो कौन से बिंदु पर पहुंच जाता है, वाई बिंदु पर पहुंच जाता है। अब एक्स बिंदु यहाँ पर है, वाई बिंदु यहाँ पर है, ये बीच की दूरी आपको बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं दूरी क्या होगी, हम देखते हैं। देखो यहां से यहां तक चले 100 मीटर, इधर जाने का काम नहीं, बिल्कुल शॉर्ट में चलना है। अब देखो ये 200 मीटर है, ये 200 मीटर, तो ये 100 मीटर, तो ये भी कितनी हो जाएगी 100, लेकिन 100 में से 10 मीटर वापस चल गया, तो बताओ ये वाली जो दूरी है कितनी बच गई, ये दूरी बच गई आपके 90 मीटर के। कितने बच गए, 90 मीटर के। तो यहां से यहां तक 100 मीटर, 100 से यहां तक 90, और 100 90 कितना था, 190 मीटर। बिल्कुल हमें ऑप्शन बी में मिल रहा है 190, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा होता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है, एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वालों में से एना का ऊपर से स्थान दिया जा रहा है 18वां है, और नीचे से 39वां स्थान आया है। 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे और 4 फेल हो गए, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो एक कक्षा में किसी परीक्षा में पास होने वाले विद्यार्थियों में एना का स्थान ऊपर से 18वां, हम डायग्राम बनाएंगे, ये रैंकिंग टेस्ट के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, है ना। यहाँ पर लिखेंगे ऊपर से आएगा, तो यहाँ पर आपको कौन मिलेगी, एना मिलेगी, और एना का स्थान कौन सा मिलेगा, 18वां मिलेगा, ये 18वां स्थान लिख दिया, ठीक है। और नीचे से 39वें स्थान पर है, और नीचे से 39वां, ये जो एना है ऊपर से 18वें स्थान पर, और नीचे से आप आओगे तो ये एना आपको मिलेगी 39वें स्थान पर। कौन से स्थान पर मिलेगी, 39वें स्थान पर मिलेगी, ठीक है। 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे, 10 विद्यार्थी जो है वो परीक्षा में नहीं बैठे हैं, चलो ठीक है, इसका बाद में देखेंगे। और 4 विद्यार्थी फेल हो गए, ठीक है। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। अब सुनना मेरी बात अच्छी तरह से, आप पहले बताओ ये एना के जो रैंक दे रखी है ऊपर से और नीचे से, कि ये रैंक किनमें से है, तो ये रैंक है, ध्यान रखना, यहाँ लिखा हो पास होने वाले विद्यार्थियों में, किनमें है, पास होने वाले, मतलब यहाँ हम कुछ टोटल निकाल सकते हैं। और टोटल कैसे निकालेंगे, इनको जोड़ेंगे अपन, है ना, और इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 57, लेकिन ये टोटल से एक ज्यादा आता है, तो क्योंकि हम कहेंगे एना को हमने ऊपर से भी गिन लिया, एना को हमने नीचे से भी गिन लिया, इसलिए इसके लिए अपन को एक माइनस करना पड़ेगा, और एक माइनस किया तो कितना आ गया, 56 आ गया। तो ये टोटल निकल के आ गया, लेकिन ये 56 विद्यार्थी कौन है, तो आप कहोगे परीक्षा में पास होने वाले हैं। कौन है, परीक्षा में पास होने वाले हैं। अब आगे आपसे ये पूछ रहा है कि कक्षा में विद्यार्थी कुल कितने हैं। अब कक्षा में विद्यार्थी आपको पास वाले भी रहते हैं, फेल वाले भी रहते हैं, एब्सेंट वाले भी रहते हैं, अरे ये सभी रहते हैं। तो अब आगे देखते क्या कहते हैं कि 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे हैं, भले ही नहीं बैठे होंगे लेकिन कक्षा में काउंट होंगे, है ना। मैं कह दूंगा ये 10 विद्यार्थी वो है जो उस दिन अनुपस्थित थे, बोले तो एब्सेंट थे, है ना, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे क्या कह रहा है, 4 फेल हो गए, हाँ ठीक है, 4 विद्यार्थी परीक्षा में बैठे तो थे, ये अलग बात है, किस्मत खराब थी तो फेल हो गए, है ना, लेकिन परीक्षा में तो बैठे थे। अब देखते हैं हमसे क्वेश्चन क्या पूछा रहा है कि कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, तो सबको जोड़ दो, यही आपका आंसर होगा। 56 10 66 और 66 और 4 कितने होते हैं, 70 होते हैं। बताइए आपको 70 किसी ऑप्शन में मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, यदि किसी महीने की 24 तारीख को, यदि किसी महीने की 24 तारीख को सोमवार है, तो इस महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा, ये आपको बताना है। यहां क्वेश्चन कहा जा रहा है 24 तारीख को, ये लिख दिया हमने 24 तारीख, और 24 तारीख को वार कौन सा बताया जा रहा है, सोमवार बताया जा रहा है, तो ये सोमवार हमने लिख दिया पे सोमवार, ठीक है। आगे एक बात कही जाए तो बताइए उस माह की 12 तारीख को कौन सा वार होगा। मतलब हमने पहले भी जाना कि अगर किसी भी महीने की किसी भी एक तारीख का भी वार हमें पता चल जाता है तो हम पूरे महीने का इतिहास बता सकते हैं। और आपसे कहा जा रहा है 24 तारीख को सोमवार है, तो उसी महीने की 12 तारीख को कौन सा वार होगा। तो हमने कहा था ऐसे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए हम सबसे पहले डिफरेंस निकालते हैं। बताओ 24 और 12 में डिफरेंस कितने का होता है, 12 का होता है, और डिफरेंस निकाल के इसमें 7 का भाग देते हैं ताकि विषम दिन निकल के आ जाए। 7 का भाग दिया, 7 कम 7, शेष पर कितना बच गया, 5। ये जो 5 बचता है, इस 5 को अपन यहां ले जाएंगे। अब अगर मान लो यहां जो तारीख आपसे पूछी आ रही है
वो तारीख इसके बाद की तारीख होती तो हम प्लस कर देते, और वो तारीख इस तारीख के पहले की तारीख है तो हम माइनस कर देंगे। तो हम देखते हैं 12 तारीख 24 तारीख के पहले आती है बाद में आती है, पहले आती है, और पहले आती है मतलब बात बीत चुकी है, और बीत चुके तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और सोमवार में से आप 5 घटाएंगे तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सोमवार में से 5 घटाएंगे, एक रविवार, फिर शनिवार, फिर शुक्रवार, फिर गुरुवार और फिर बुधवार। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, बुधवार। ये उस महीने की 12 तारीख को जो वार था वो क्या था, बुधवार था, जो कि हमें ऑप्शन बी में ऑप्शन ए में मिल रहा है, और ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, यदि एक कमीज धूप में 2 घंटे में सूखती है तो उसी धूप में 3 कमीज कितनी देर में सूखेगी। कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, कि यदि एक कमीज धूप में 2 घंटे में सूखती है तो उसी धूप में 3 कमीज जो है कितनी देर में सूखेगी। अब हम लगा लेते हैं दिमाग की, एक कमीज 2 घंटे में सूखती है तो 3 कमीज 2 या 6 घंटे में सूखेगी, जबकि ऐसा नहीं है। जब एक कमीज 2 घंटे में सूखी तो कमीज कितनी भी हो, है ना, सूखा तो आपको समय सेम ही रहेगा, ठीक है। अब इसलिए क्या आपके साथ में थोड़ा सा इसमें आपके साथ में कुछ गेम खेला जा रहा है ना, और गेम क्या खेला जा रहा है। अब आप कहेंगे कि 2 घंटे में सूखेगी, अब 2 घंटे देखो यहाँ पे नहीं दिया गया, यहाँ भी नहीं दिया गया, यहाँ भी नहीं दिया गया, और इसने थोड़ा सा, है ना, इसके अंदर चेंज कर दिया, 2 घंटे को मिनट में बदल के दे दिया, और हम इसमें इतना दिमाग लगाते नहीं है, और हम इसका आंसर जल्दीबाजी में 6 घंटे लगा के आते हैं, जो कि क्या होता है, गलत होता है ना। कमीज कितनी हो, समय सेम ही लगेगा, ठीक है। इसलिए हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 120 मिनट। बोले तो 2 घंटे ही है, लेकिन 2 घंटे को इसमें बदल कर रख दिया तो हमारा आंसर हो जाएगा 120 मिनट। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, देखते हैं। अगला एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, यदि शब्द प्रोडक्ट के अक्षरों को वर्णमाला के क्रमानुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ये आपको ना, मतलब एक शब्द दिया जा रहा है प्रोडक्ट, और इनके अक्षरों को आप अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जमा दो तो फिर कितने अक्षर ऐसे हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब उनके स्थान चेंज नहीं होंगे, है ना, ये आपको बताना, अपरिवर्तित रहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, शब्द दिया जा रहा है प्रोडक्ट, ये लिख देते हैं अपन, प्रोडक्ट को यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट को आपको सबसे पहली स्टेप में काम करना है कि इसको आपको जमाना है किस क्रम में, वर्णमाला क्रम में। बताओ यहाँ जितने भी अक्षर दिए जा रहे हैं, पहला कौन सा आएगा, सी आएगा, सी के बाद में डी आएगा, डी के बाद में इनमें से कौन सा आएगा, तो हम कहेंगे इसमें से तो ओ आएगा, ओ के बाद में यहाँ पे पी आएगा, पी के बाद में क्यू नहीं है, आर है क्या, आर है, फिर इसके बाद में टी आएगा, और टी के बाद में यू आएगा। तो ये जितने भी अक्षर दिए जा रहे हैं उनको अपने वर्णमाला क्रम में जमा दिया। अब वर्णमाला क्रम में जमाने के बाद में आपको देखना कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। बताओ, इसका परिवर्तित हो गया, ये तो चेंज हो गया क्या, हाँ साहब ये तो चेंज हो गया, है ना, ठीक है। ये चेंज हुआ क्या, ये भी चेंज हो गया साहब, ये चेंज नहीं हुआ साहब, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये वाला चेंज हो गया, ये वाला चेंज हो गया, और ये वाला चेंज हो गया। तो कितने अक्षर अपरिवर्तित रहेंगे, मतलब एक अक्षर है ओ, पहले भी यही था और बाद में भी यही पाया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये आपको कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे, एक ऐसा अक्षर है जिसका कोई अक्षर चेंज नहीं होगा, स्थान चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है आज के सेशन का, एक कथन दिया जा रहा है, चेन्नई में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में बाढ़ आ गई। चेन्नई में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में क्या आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है। अब कार्यवाही करनी है आपको इस कथन के आधार पर, क्या कार्यवाही करोगे, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी बारिश के दौरान होने वाले खतरे से अवगत कराना चाहिए। चलो ठीक है। अगली बात कही जा रही है, जीवन को नुकसान से बचाने के लिए सरकार का इन क्षेत्रों से लोगों को स्थानांतरित करना चाहिए, ठीक है। हाँ कि चेन्नई के अंतर्गत आपको पता बाढ़ आ गई, और बाढ़ आने से आपको पता होगा मतलब भारी बारिश आने के कारण उनके निचले इलाकों में क्या हो गई, बाढ़ आ गई। अब बाढ़ आ गई तो आपको कुछ कदम उठाना है, कार्यवाही उठाना वहां के स्थानीय लोगों के लिए। और क्या कार्यवाही कर सकते हो तो देखते हैं, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी बारिश के दौरान होने वाले खतरे से अवगत कराना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, उनको बताएंगे तभी तो पता चलेगा कि इस बारिश का क्या खामियाजा होगा, है ना, ये बताएंगे तो बिल्कुल सही बात है, ये बताना जरूरी है, ठीक है। जीवन को नुकसान से बचाने के लिए सरकार का इन क्षेत्रों के लोग जो है उनको स्थानांतरित कर, बिल्कुल सही बात है। जब बाढ़ आएंगे तो वहां पे लोग कहाँ रहेंगे, इसलिए इन लोगों को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल ये भी बात सही है कि दोनों कार्यवाही इसकी सबसे उपयुक्त कार्यवाही मानी जाएगी, है ना। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यदि दोनों कार्यवाही सही है तो इसका आंसर ऑप्शन सी लगा दीजिएगा, और हमने लगा भी दिया। तो साथियों आज के सेशन का हम यही समापन करते हैं, और कमेंट करके बताना आज का सेशन आपको कैसे लगा। धन्यवाद।